बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शाकिर अली शाह और आप देख रहे हैं हमारा खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल फिजिक्स शाह शाकिर अली शाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने 9th ग्रेड फिजिक्स यूनिट 3 डायनामिक स्टार्ट कर लिया है और आज लेक्चर नंबर 4 में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इससे पहले के लेक्चर में हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस किया, फिर उसके बाद लेक्चर में हमने डिस्कस किया अबाउट इनर्शिया, और उसी लेक्चर में हमने आपको ये भी बता दिया कि व्हाई न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, और फिर हमने आपको ये भी बता दिया कि व्हाई वी फील इनर्शिया, कि हम इनर्शिया को क्यों फील करते हैं और कैसे फील करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। एक बात हमेशा याद रखिए कि लेट अस कंसीडर, ये हमारे पास है कोई एक ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट का है मास m, मतलब ये कोई ऑब्जेक्ट है कोई भी चीज़ और इसका कोई ख़ास मेस है। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि इसका मेस है m। अब डियर स्टूडेंट्स, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक अगर इसके ऊपर कोई फोर्स एग्जर्ट ना हो तो ये रेस्ट पर रहेगा। अगर ये रेस्ट पर हो या अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो ये उसी मोशन के साथ कंटिन्यू रहेगा जब तक इसके ऊपर फोर्स जीरो होती है। लेकिन अब स्टूडेंट्स, मैं क्या करता हूँ कि मैं इसके ऊपर कोई नेट फोर्स लगाता हूँ। देखिए, आप सब के माइंड में ये बात आएगी कि ये फोर्स क्यों जीरो होती है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो क्या होगा। तो मैं आपको अभी कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल वही एक्सटर्नल फोर्स आपने अप्लाई कर दी, ये कोई फोर्स आपने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर दी तो क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, होगा ये कि जब आप इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स यानी अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करोगे तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये मूव करेगा और इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई ना कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। ये बात हमेशा याद रखें कि इसके ऊपर आपने फोर्स एक्सर्ट की तो उस फोर्स की वजह से इस ऑब्जेक्ट को जो है एक्सेलरेशन मतलब मिलेगी, ये ऑब्जेक्ट जो है ये मूव करने लगेगा, इसमें कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। क्लियर। तो मैंने यहां पर लिखा है द नेट फोर्स एफ ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ बॉडीज मास एंड इट्स एक्सेलरेशन। स्टूडेंट्स, याद रखिए कि ये जो आपने फोर्स अप्लाई की ना तो इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। अब ये एक्सेलरेशन जो है ये डिपेंड करती है कि आपने कितनी फोर्स अप्लाई की है और इस ऑब्जेक्ट का मेस कितना है। क्लियर। अब स्टूडेंट्स, मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं कि ये जो फोर्स है इस डिफिनेशन के मुताबिक, इस स्टेटमेंट के मुताबिक, ये जो फोर्स है जो आपने लगाई है नेट एक्सटर्नल फोर्स, ये इक्वल होगी उस ऑब्जेक्ट का मेस और उसके अंदर प्रोड्यूस होने वाले एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट। मतलब मैं ये कहूँगा कि द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन इट इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। जो फोर्स आपने अप्लाई की है वो कितनी होगी, जितना ऑब्जेक्ट का मेस होगा और जो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई है, ठीक है, इन दोनों के प्रोडक्ट को हम बोलेंगे कि ये उसकी जो है फोर्स है। क्लियर। जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ मेस एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन इट, तो यहाँ पर मैंने लिखा है F इक्वल्स ma, और ये जो है ये आपके पास न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन की मैथमेटिकल फॉर्म है। अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की मैथमेटिकल फॉर्म क्या है तो आप कहोगे F इक्वल्स ma, यानी मास टाइम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन इट इज इक्वल टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स। या मैं आपको यहाँ पर ये जो मैंने एग्जांपल दी ना इसी को मैंने समराइज किया है और यहाँ पर मैंने लिखा है द नेट फोर्स। कौन सी फोर्स, द नेट फोर्स, और उस नेट फोर्स को मैंने कहा है कि ये अनबैलेंस्ड फोर्स होगी। अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब ये है, ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप जब फोर्स अप्लाई करोगे, फॉर एग्जांपल आप मल्टी डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई करते हैं, अगर वो फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करें, बैलेंस का मतलब ये है कि अपोजिट साइड से अगर उसके ऊपर फोर्स इक्वल लगे तो फिर ये जो है आपके पास ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। कैसे डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल ये है आपके पास एक ऑब्जेक्ट, इसकी तरफ से जो है आप फोर्स अप्लाई करते हो F इक्वल्स फॉर एग्जांपल 2 न्यूटन, और यहाँ से भी आप फोर्स अप्लाई करते हो, वो कितनी है, वो भी 2 न्यूटन है। तो देखो इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो गई, यानी ये जो है यहाँ पर ये बैलेंस्ड है, ये फोर्स इसको बैलेंस कर रही है। क्या कर रही है, बैलेंस कर रही है, इसीलिए इसके अंदर कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड नहीं होगी। हाँ, ऐसे हो सकता है कि मैं इस फोर्स को ज़्यादा करूँ, मतलब मैं 2 की जगह अगर यहाँ पे 6 न्यूटन फोर्स कर दूँ तो डियर स्टूडेंट्स ये 2 और यहाँ 6 में से 2 इसको बैलेंस कर लेगा, बाकी 4 न्यूटन के साथ
ये ऑब्जेक्ट जो है इसके ऊपर ये फोर्स एक्सर्ट होगी, अब इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। क्लियर? मतलब ये जो है 4 न्यूटन फोर्स इसके ऊपर नेट फोर्स है। कौन सी फोर्स है? नेट फोर्स। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर नेट फोर्स क्या है? 4 न्यूटन। और जब ये 2 फोर्स यहाँ से लग रही थी और 2 न्यूटन यहाँ से लग रही थी, तब इसके अंदर नेट फोर्स क्या थी डियर स्टूडेंट्स? 0 थी। अब मैंने यहाँ पर लिखा है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स अप्लाई करोगे, और मैंने ये कह दिया कि वो नेट फोर्स जो है वो कौन सी फोर्स है? अनबैलेंस्ड फोर्स है। अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब ये है कि ये फोर्स किसी एक डायरेक्शन में लग रही है। नेट फोर्स जो है वो किसी खास डायरेक्शन में लग रही है। ठीक, अब वो क्या करेगी? जो आप अप्लाई करोगे ना, वो एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस्ड एक्सेलरेशन इन द बॉडी। अब ये जो फोर्स आपने एक्सर्ट की है ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये फोर्स क्या करेगा? ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। अब ये एक्सेलरेशन जो है ये कैसी एक्सेलरेशन होगी? आपको पता है ये एक्सेलरेशन जो है ये ज्यादा होगी, यानी दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, नेट फोर्स। मतलब ये हुआ कि ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन ये ज़्यादा होगी जितना आप इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाओगे। अब आप खुद सोचिए स्टूडेंट्स कि फॉर एग्जांपल ये जो आपको ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे और इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। अब अगर आप इस फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा करोगे और ज़्यादा फोर्स लगाओगे और ज़्यादा फोर्स लगाओगे, तो उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन जो है पैदा होती जाएगी। मतलब उतनी ज़्यादा इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। जितना आप फोर्स इंक्रीज करते जाओगे उतनी उतनी जो है वो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। अब यहाँ पर फोर्स के इंक्रीज करने से एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होती है, इसीलिए फोर्स और एक्सेलरेशन का डायरेक्ट रिलेशन है। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि अगर एक फिजिकल क्वांटिटी के बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो हम बोलेंगे इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन मैंने यहाँ पे लिखा ना, दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स, कि ये एक्सेलरेशन उतनी ज़्यादा होगी जितना इसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा होगी। तो ये मैंने आपको एक्सेलरेशन की एक बात बता दी। दूसरी बात यहां पर यह है कि ये एक्सेलरेशन जो है इसका इनवर्स रिलेशन है। दिस एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इस बात को जरा समझिएगा कि ये जो एक्सेलरेशन है जो ऑब्जेक्ट के अंदर प्रोड्यूस होती है, ये कम होगी अगर ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा, और ये एक्सेलरेशन ज्यादा होगी अगर ऑब्जेक्ट का मास कम होगा। अब आप सोचिए स्टूडेंट्स कि आप क्या करते हो, आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो, ठीक है, आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो, इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। जितनी जितनी आप फोर्स इंक्रीज करते जाओगे एक्सेलरेशन उतनी इंक्रीज हो रही है। ठीक, अब मैं क्या करता हूं कि मैं एक्सटर्नल फोर्स यानी ये जो फोर्स मैं लेता हूं इसको मैं कांस्टेंट रखता हूं, और ये मैं दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर अप्लाई करता हूं। मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट्स, मतलब ये हुआ कि ये है मेरे पास फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर मेरे पास है दूसरा ऑब्जेक्ट। अब देखो कि यहाँ पर इसका मास है m1 और यहाँ पर इसका मास है m2। स्टूडेंट्स मैं इसके ऊपर भी फॉर एग्जांपल फोर्स लगा रहा हूँ, वही फोर्स मैं इसके ऊपर भी लगा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल 5 न्यूटन फोर्स इसके ऊपर भी लगा रहा हूँ और वही 5 न्यूटन फोर्स इसके ऊपर भी लगा रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स आप मुझे बता दें कि कौन सी ऑब्जेक्ट के अंदर ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो आप कहोगे कि फोर्स तो 5 न्यूटन इसके ऊपर भी लग रही है, 5 न्यूटन फोर्स इसके ऊपर भी लग रही है, लेकिन m जो है वो मास उसका ज़्यादा है और m2 का जो मास है वो कम है। इसका ये मतलब है कि इसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो कम होगी और इसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो ज़्यादा होगी। मतलब ये है कि जितना ऑब्जेक्ट कम होगा, छोटा होगा, उतना उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा ही होगी। ठीक है, मतलब हाई वेलोसिटी के साथ वो मूव करेगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगी, और ये जो है ये ज़रा सा हिल जाएगा, ज़रा सा हिल जाएगा और ये वहाँ तक चला जाएगा। ठीक है, बराबर फोर्स पे इसका मास ज़्यादा है तो इसके अंदर एक्सेलरेशन कम, बराबर फोर्स पे इसका मास कम है तो इसके अंदर एक्सेलरेशन ज़्यादा। तो डियर स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको सेकंड पॉइंट भी समझ आ गया होगा कि जितना ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा उतना उसके अंदर एक्सेलरेशन कम होगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि दिस एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब स्टूडेंट्स मैं आपको दोबारा बता दूं कि ये मैंने लिख दिया है कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मास ज़्यादा हो, मास अगर फॉर एग्जांपल कम हो तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, और अगर ये मास ज़्यादा हो तो फिर उसकी एक्सेलरेशन कम होगी। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि अगर एक फिजिकल क्वांटिटी बढ़ाने से दूसरी फिजिकल क्वांटिटी कम हो रही है तो हम बोलेंगे कि इन दोनों के दरमियान इनवर्स रिलेशन है।
कौन सी रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। मैं इस पॉइंट को दोबारा बता देता हूँ, डायरेक्ट रिलेशन एंड इनवर्स रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन में ये होता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी बढ़ाने से दूसरी फिजिकल क्वांटिटी बढ़ रही है। कैसे? जिस तरह यहाँ पर आप क्या कर रहे थे डियर स्टूडेंट्स कि आप फोर्स बढ़ा रहे थे तो उसकी एक्सेलरेशन बढ़ रही थी, यानी एक्सेलरेशन ज़्यादा हो रही थी। तो इसको आपने कहा कि ये डायरेक्ट रिलेशन है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप अगर ऑब्जेक्ट का मास बढ़ाओगे तो उसकी एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, मतलब इन दोनों में एक बढ़ रही है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, तो ये जो है ये आपके पास डायरेक्ट रिलेशन। यहाँ पर आप मास के इंक्रीज करने से उसकी एक्सेलरेशन जो है वो कम होगी, और जितना मास कम होगा उतनी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। तो इस टाइप की रिलेशन को आप बोलते हो इनवर्स रिलेशन। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने ये बात की कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करते हो तो उस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। वो एक्सेलरेशन जो है वो उतनी ज़्यादा होगी जितना आप उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे, और वो एक्सेलरेशन उतनी कम होगी जितना ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी दो बातें हमने एक्सेलरेशन की कि ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ एंड ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। अब क्या करें स्टूडेंट्स, इन दोनों को कंबाइन कर दे, यानी इस इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को कंबाइन कर दें। तो जब आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो ये आपके पास आएगा a इज डायरेक्टली f अपॉन m। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन आपके पास इस तरफ आ जाएगी। अब आपको पता होगा कि जब किसी इक्वेशन के अंदर प्रोपोर्शनलिटी आ जाए, यानी इनवर्स या डायरेक्ट रिलेशन का ये सिंबल आपको नजर आए, तो इसको हटाने से क्या होगा कि एक आप इक्वल टू का साइन लाओगे जिस तरह ये आपको नजर आ रहा है, और एक आप कांस्टेंट लगाओगे जो आपको k नज़र आ रहा है। यानी ये प्रोपोर्शनलिटी हटाने से दो चीज़ें आ जाएगी, एक इक्वल्स आ जाएगा और एक कांस्टेंट k आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने इस k को कांस्टेंट को कह दिया 1। ठीक है, तो ये इक्वेशन फिर हो जाएगी a इक्वल्स 1 टाइम फोर्स अपॉन m, और इससे आ जाएगा a इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाई m। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा f इक्वल्स ma, यानी f इक्वल्स ma, जो मैंने वहां पर लिखा है ऑलरेडी आपको समझ आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ गया f इक्वल्स ma। ये हमने प्रूव कर दिया न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल फॉर्म। अब स्टूडेंट्स, यहाँ से मैं 1 न्यूटन फोर्स को एक्सप्लेन कराता हूँ, डिफाइन कराता हूँ। स्टूडेंट्स, अगर मैंने यहाँ पर लिखा है कि अगर ये मास हो जाए 1 kg और ये इसके अंदर प्रोड्यूस होने वाली एक्सेलरेशन हो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो डियर स्टूडेंट जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगी 1 न्यूटन फोर्स। यानी एक ऐसा ऑब्जेक्ट, जिस तरह आपको मैं यहाँ पर कहता हूँ कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका मास हो 1 kg, मास कितना हो 1 kg, उसके ऊपर आप इतनी फोर्स अप्लाई करें कि इसके अंदर प्रोड्यूस होने वाली एक्सेलरेशन कितनी हो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो ये लगने वाली जो फोर्स है डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ये 1 न्यूटन फोर्स होगी। और अगर आप इसमें पुट करके देख लें तो ये फिर आपके पास इस तरह होगा कि F इक्वल्स m की जगह पुट कर दो डियर स्टूडेंट्स 1 kg, और एक्सेलरेशन कितनी हो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ जाएगा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास होता है 1 न्यूटन। यानी ये जो फोर्स आपके पास होगी ये क्या होगी 1 न्यूटन। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर था वो था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर। तो मैंने आपको इसकी जो है दो डेफिनेशन बता दी, दो स्टेटमेंट बता दी कि द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन इट। ठीक, ये प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन इट, एक बात। दूसरी बात मैंने यहाँ पर लिखी है कि द नेट या अनबैलेंस फोर्स एक्सर्ट ऑन अ बॉडी, इट प्रोड्यूस्ड एक्सेलरेशन। दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, जो कि आपके पास एक्सटर्नल फोर्स आती है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को आपने कंबाइन कर दिया तो आपके पास वो आ रही है F इक्वल्स ma जब आपके पास हो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर लेक्चर। इसके बाद हम आ रहे हैं इंशाल्लाह थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।